नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लॉन्च किया। जब इस मैनिफेस्टो को मैं पढ़ता हूं दोस्तों, तो मुझे इसमें चोरी छुपे तुष्टीकरण की बू आती हुई दिखती है। जैसे कांग्रेस पार्टी लिखती है मैनिफेस्टो में, बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? क्या आज हिंदू एकजुट है और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है, ये बहुसंख्यकवाद है? या आज गली गली में जय श्री राम का नारा चल रहा है, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुसंख्यकवाद है? क्या इसका मतलब? क्यों इसको मैनिफेस्टो में लिखने की जरूरत है? कांग्रेस मैनिफेस्टो में लिखती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को किसी भी अन्य नागरिक जैसे मानव अधिकार प्राप्त है। ये ऑब्वियस है। इसको मैनिफेस्टो में लिखने का क्या मतलब? कौन से मानव अधिकार की बात हो रही है? कौन सा मानव अधिकार हनन हुआ है? क्या जीने का, बोलने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कौन सा अधिकार हनन हुआ है? आज इस सरकार में 4% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो पहले हुआ करते थे माइनॉरिटी कम्युनिटी से, आज बढ़कर 10% हो चुके हैं दोस्तों। आज अगर स्कॉलरशिप की बात करी जाए तो स्कॉलरशिप के अंदर जो मुस्लिम महिलाएं हैं दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं का स्कॉलरशिप के दर के अंदर एनरोलमेंट दर की बात करूं तो 65%, 65% से बढ़कर 75% हो चुका है। तो क्या, कौन सा अधिकार हनन हुआ है? क्यों लिखा है इसको मैनिफेस्टो में? कांग्रेस लिखती है मैनिफेस्टो में, अल्पसंख्यकों को पोशाक का पहनावे का अधिकार सुनिश्चित करेगी। क्या इसका मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि स्कूल में हिजाब किताब से ऊपर चुना जाएगा, यूनिफॉर्म से ऊपर चुना जाएगा? जैसे कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के अंदर जब उसकी सरकार थी तो हिजाब को बैक किया था, ना कि किताब को। दोस्तों कांग्रेस लिखती है, व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ में सुधार को बढ़ावा देगी और समाज की सहमति से इसको आगे लागू करेगी। इसका दोस्तों क्या मतलब है? ट्रिपल तलाक बिल हटा दिया गया था, क्या कांग्रेस पार्टी उसको वापस लेगी? क्योंकि राहुल गांधी ने तो 2019 में कहा था कि अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो ट्रिपल तलाक को वापस लेगी। क्या अगर समाज के कुछ लोग जैसे शाहबानो केस के वक्त में चाहे थे कि महिलाओं के अधिकार का हनन हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पक्ष में उन्होंने महिलाओं के अधिकार का हनन किया था, तो क्या अगर कुछ ऐसे ही होता है ट्रिपल तलाक के सिस्टम में, तो कांग्रेस क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी होगी, ना कि मुस्लिम महिलाओं के साथ? इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या मौलाना साजिद लोमानी ने जो कांग्रेस पार्टी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की आवाज को उठाए, उसको अब कांग्रेस क्या चोरी छुपके इसी सोच को वापस नहीं लाना चाहती अपने मैनिफेस्टो के जरिए? जो वही सोच दोस्तों कि राइट टू फर्स्ट रिसोर्सेज का अधिकार अल्पसंख्यकों के पास है, मुसलमानों के पास है। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, कह चुके हैं सार्वजनिक मंच से। ये अलग से इतना फोकस अल्पसंख्यकों पे क्यों है दोस्तों? कौन सा न्याय वापस आने वाला है? कौन सा पहनावे की बात हो रही है? क्या दोस्तों ये तुष्टीकरण चोरी छुपे लाने की कोशिश नहीं है? सोचिए, क्योंकि ये आम मैनिफेस्टो नहीं है। और गाजा की बात मैनिफेस्टो में करना, पूरी फॉरेन नीति में गाजा के अधिकारों की बात करना, इसीलिए आज देश ताल ठोक के पूछ रहा है कि अब मैनिफेस्टो में बैकडोर से तुष्टीकरण पॉलिसी अप्लाई करना चाहती कांग्रेस। देखिए रिपोर्ट। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। मैनिफेस्टो 5 स्तंभ पे खड़ा है और वो 5 स्तंभ नारी न्याय है, किसान न्याय है,
युवा न्याय है, श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय। शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। शाहबानो केस 1985, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 400 की प्रचंड मेजॉरिटी थी, तो वो ये करके दिखाएंगे। वो समानता की बात नहीं करते। हमारे मैनिफेस्टो में सब वो बातें कही हैं जो जनता चाहती है। किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, सबके लिए हम लोगों ने अपनी रोड मैप तैयार किया है। तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। देश जान चुका है कि कांग्रेस अन्याय की प्रतीक है, अत्याचार की प्रतीक है और भ्रष्टाचार की। दोस्तों, मेरे साथ देश के नंबर 1 शो में शहजाद पूनेवाला, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर डायनेमिक नेशनल स्पोक्स पर्सन अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र वशिष्ठ, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन ए.के. वाजपेयी, एलजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, सीनियर लीडर अतीकुर रहमान, सीनियर इस्लामिक स्कॉलर और मेरे मित्र। मैं इस डिबेट की शुरुआत मैं करना चाहता हूं वीरेंद्र वशिष्ठ जी आपसे और शहजाद पूनेवाला और फिर अनुराग भदौरिया के पास आऊंगा। मेरे को बताइए वीरेंद्र वशिष्ठ जी, पूरा मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है, इसमें अलग से आपने ये लिखा है कि मैं जानना चाहता हूं, जरा मुझे इसके बारे में अवगत कराइएगा कि अल्पसंख्यकों की बात, गाजा फॉरेन पॉलिसी में, पूरे फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ गाजा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्या आप तुष्टीकरण करने की बात नहीं कर रहे? और आप लिखते हैं कि माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। कौन से अधिकार का हनन हुआ है? हाँ, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को नमस्कार, पैनलिस्टों को नमस्कार। और मैं आज के जो चुनाव 2024 के लिए हो रहा है, आम चुनाव, उसके लिए आज कांग्रेस ने अपनी ताल ठोक दी है अपने जो न्याय पत्र के द्वारा। आज हमने फैसला कर लिया है कि इस 2024 के इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जब सरकार बनने के बाद क्या काम होंगे। तो पहला काम होगा हिस्सेदारी का, जो न्याय हम देना चाहते हैं सामाजिक, ठीक वो और सब लोगों के लिए। वो मैंने माफी चाह रहा हूं वशिष्ठ जी, मैंने सुन लिया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लाइव सुनी। मैं वापस अपना सवाल दोहराता हूं वीरेंद्र वशिष्ठ जी, एक सेकंड। तो मैं भी मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने सुना ना, नहीं सबने सुना, पूरा चैनल ने लाइव उसको काटा। मैं प्लीज मेरे क्वेश्चन को सुनिए, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी, वशिष्ठ जी जनरली मैं इंटरप्ट नहीं करता, पर मैं टॉपिक से डिविएट नहीं करना चाहता। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्लीज प्रदीप जी देखिए, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपसे। मैंने पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी जी ने बोला था, हमारे रिपोर्टर ने क्वेश्चन भी पूछा, लाइव चली थी। मेरा क्वेश्चन है जी, मेरा क्वेश्चन सुनिए आप, क्योंकि उसमें मैंने राहुल गांधी जी को सुन लिया और राहुल गांधी जी से ऊपर आप नहीं है, तो राहुल गांधी जी उसमें कहते हैं उसको जो है वो जनता ज्यादा स्वीकारती है और मानती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में जो है बाकी नागरिकों जैसा अधिकार दिलाया जाएगा। मुझे बताइए कौन सा अधिकार का हनन हुआ है? क्या जीने के अधिकार का हनन हुआ है? क्या आर्टिकल 14 का हनन हुआ है? ये कौन सा अधिकार है जिसका हनन हुआ है, जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं वशिष्ठ जी? आपको देखने का जो तरीका, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा, आप ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आपको सुनना जरूरी है कि जिसमें आज हमने मैनिफेस्टो के नाते किया कि सबसे बड़ा इसमें संवैधानिक न्याय के अंदर कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो उनकी भारत को लेकर वचनबद्धता थी, हर भारतीय के लिए किस प्रकार से न्याय मिले, उसके लिए भारत का संविधान बना। तो आज हमने अपना संकल्प दोहराया। हमने जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और लोगों से मिले, तो ये भारत के लोगों की जन जन की बात को हमने इस न्याय पत्र में लिखा है कि क्या क्या कमी आई है, उसको सुधारने का काम हमारी जब सरकार बनेगी तो किया जाएगा। अल्पसंख्यकों में क्या कमी आई? अरे आप सुनिए प्रदीप जी, मॉब लिंचिंग इस देश में बढ़ी, तो आपको नहीं पता किसी कानून बन गया उस पे, दाढ़ी रखी है या किसी प्रकार के, आप सुनते जाइए, हम और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना। मेरा पॉइंट ये मैं देखिए मैं आज थोड़ा सा ना बहुत डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। सारी चीज, किसी बच्ची को
किसी बच्ची को, किसी भी भारत की बच्ची को, किसी भी भारत के बुजुर्ग को, किसी भी व्यक्ति को उसकी ड्रेस के हिसाब से ना पहचाना जाए। हर पर अगर ड्रेस से नहीं पहचाना चाहिए तो फिर कर्नाटका के अंदर आपको हिजाब को कॉलेज स्कूल के अंदर बैक नहीं करना चाहिए था। ओवर यूनिफॉर्म शहजाद पूनेवाला आएंगे। मैं चाह रहा हूं एक डायरेक्ट रिस्पांस, और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं वीरेंद्र वशिष्ठ जी, पर आज मैं डायरेक्ट रिस्पांस चाहता हूं। मैं आऊंगा आपके पास अनुराग भदौरिया और शहजाद पूनेवाला। पहले शहजाद पूनेवाला आएंगे। शहजाद पूनेवाला, मैं कहना चाहता हूं बहुसंख्यकवाद, बेसिकली बहुसंख्यक मतलब हिंदू, बहुसंख्यकवाद से देश को सचेत होना चाहिए। क्यों इस तरीके के शब्द का मैनिफेस्टो में प्रयोग किया गया है? फिर यह बात की जा रही है कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को उनके पोशाक की स्वतंत्रता हो। आज है, किसी को हिजाब पहनना है, पब्लिक प्लेस में जो पहनना है पहनो, स्कूल में नहीं पहन सकते। तो क्या होने वाला है? क्या शाहबानो मूवमेंट 2.0 की बात की जा रही है यहां पे? शहजाद पूनेवाला, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम। अरे सॉरी, ये बहुसंख्यकवाद तो नहीं हो जाएगा? मतलब अजीब और गरीब स्थिति है। संविधानिक न्याय की बात करते हैं जिन लोगों ने संविधान को कुचला, और क्या कहना चाहते हैं कि इतने वर्ष जो कांग्रेस की सरकारें रही वो संवैधानिक न्याय नहीं कर रही थी? मतलब एक बात तो साफ ही है ना, इमरजेंसी लगाने वाले संवैधानिक न्याय की बात कर रहे तो 100 चूहे खाकर बिल्ली आज को चली। पर आते आज के मुद्दे पर, देखिए एक तरफ तो बहुसंख्यकवाद और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, गाजा मुस्लिम जजेस। अब जजेस भी हिंदू मुस्लिम होने लगे भाई साहब, आज पता चल रहा है। गाजा का जिक्र किया, अरे इन्होंने तो हमास के पक्ष में पत्र निकाला था ना। जब इजराइल पर आतंकी हमला हुआ तो इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ उसको कंडेम नहीं किया, केवल हमास के पक्ष में आ गए और हमास के लोगों को गाजा के लोग बताने लगे। तो ये इस प्रकार की राजनीति तो इनकी पुरानी है। और देखिए कौन बात कर रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक और बात इन्होंने कही है कि हम लोग जो है पर्सनल लॉज को ऊपर रखेंगे। मतलब क्या चाहते हैं? 3 तलाक का कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पारित हो, अब वो सुप्रीम कोर्ट को उलट कर कहना चाहते हैं कि 3 तलाक वापस आ जाए। यूसीसी जिसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट ने और करंट चीफ जस्टिस के पिताजी ने उसकी पैरवी की, उत्तराखंड में लागू हुआ, तो अब वो चाहते यूसीसी ना हो, मतलब कि ऐसा कानून हो जिसमें महिलाओं का अधिकार जो है उसका हनन हो। वैसे ये शाहबानू से लेकर शायरा बानू वाली पार्टी तो है ही। और जो ये कहते हैं कि नारी के अधिकार की बात, अरे भाई साहब नारी के अधिकार की बात रणदीप सुरजेवाला की पार्टी कर रही है। नारी के अधिकार की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने कंगना रनौत और मंडी का अपमान किया। मैं बात ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल शहजाद बात दें सर, समर्थक को टिकट दे दिया, इसीलिए कह रहा हूं। और आखिरी बात देखिए, आखिरी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम पोशाक के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे, वो तो है, परंतु एक बात बता दीजिए कि हिजाब पर क्लासरूम में प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगाया है। एक तरफ कहते हैं संवैधानिक न्याय और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम कोर्ट और अनुराग भदौरिया जाकर उन अधिकारों को देंगे जो हिमाचल में नहीं देते। अनुराग भदौरिया वशिष्ठ जी के पास आने वाला हूं। वशिष्ठ जी बिल्कुल, बच्चे केरला में अलाउड है क्या क्लासरूम में हिजाब पहनना? अनुराग भदौरिया जी, मैं बहुत चिंतित हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें बात जो है ये कही जा रही है, पर्सनल लॉ का रिफॉर्म की बात हो रही है, पर इसमें जो समाज चाहेगा वो ही। तो क्या ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे शाहबानो केस में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो का जो केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो और महिलाओं के अधिकार के पक्ष में बात की थी। वो 62 साल की बुजुर्ग महिला जिसके 5 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटे और 2 बेटियां थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर इक्वालिटी की बात करी, महिलाओं के हक की बात करी, पर राजीव गांधी सरकार उस वक्त आई, उसने उसको ओवरटर्न किया। उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो उन्होंने सोचा कि ये मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पक्ष में फैसला सुना है। और आज तक जो है मुसलमान महिला जो है इसको भुगतती रही जब तक ट्रिपल तलाक नहीं हटा। तो क्या अनुराग भदौरिया ये स्थिति है समाज के अधिकार, समाज से बातचीत करते हुए पर्सनल लॉ की? अनुराग भदौरिया, खिलाश भाई, देखिए आपकी इतनी चिंता आपको हो रही है और लकीरें आपके चेहरे पे आ गई हैं। आप तो आज बाल बाल निकालना भी भूल गए, इतने चिंतित हैं आप। थोड़ा सा ठीक ठाक कर लीजिए। आपकी चिंतित इतनी है कि बाहर तक चिंतित हूं। और आप अच्छी बात है, मुझे बहुत गौर से आप देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। सुने आपकी चिंता, सुने आपकी चिंता देश को लेके नहीं है, देश को लेके मेरे को चिंता है। कैसे हम बीजेपी का एजेंडा चलाएं, कैसे मुसलमानों की चिंता करो, बीजेपी का एजेंडा, हिंदुओं की चिंता करो, बीजेपी का एजेंडा, भारतीयों की चिंता करो, बीजेपी का एजेंडा, सवाल पूछो, बीजेपी का एजेंडा। अनुराग भदौरिया जी क्या चाहते हैं आप? हरे की बात करो, बीजेपी का एजेंडा, सैफरन की बात करो, बीजेपी का एजेंडा, चाहते हैं क्या आप? इसीलिए मैंने कहा कि मैंने बोलना शुरू किया, आपने चीखना शुरू नहीं नहीं, आप मुझे बोल रहे हैं, दर्शाती है कि आप किधर बैटिंग कर रहे हो। देश के लिए, देश के लिए। बीजेपी ने बोला भरोसे की गारंटी। हाँ, देश के लिए करो। तो प्रभु मैं आपको रोज रोज नमस्कार करूं, आप देश के लिए तो नहीं कर रहे। आप नहीं नमस्कार कर रहे, जनता के लिए हूं मैं। करते जो भरोसे की,
सुनिए, भरोसे की गारंटी की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने। अभी आपके मैं सुन रहा था कि हम भरोसे की गारंटी हैं। हाँ, बेरोजगारी देने की भरोसे की गारंटी, महंगाई बढ़ाने की गारंटी, किसान को परेशान करने की गारंटी, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी और छात्रों पे लाठी मारने की गारंटी। ये गारंटी तो आप दे ही रहे हैं इतने दिनों से। और झूठ बोलने की धनाधन गारंटी, जितनी झूठ बोल सकते हो आप बताइए। जो स्विस बैंक से काला धन आना था, गारंटी थी ना, आ गया काला धन? नहीं आया ना। स्विस बैंक तो छोड़ो, 100 दिन में ला रहे थे चुटकी बजा के बीजेपी वाले लोग। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था एसबीआई से नहीं पता लगवा पा रहे थे, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। ये गारंटी इनकी थी। एमएसपी की गारंटी दे रहे थे, किसान की इनकम दुगनी करने की बात कर रहे थे। किसान आज भी धरने पे बैठता है, किसान कहता है मुझे कुछ मिला ही नहीं। हो गारंटी का क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूं। गारंटी क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी थी, वो भी गायब हो गई। और भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी थी, लेकिन भ्रष्टाचारियों को तो इस पे आरोप लगाते थे, उनको अपने दल में ले लिया। और जिसको कहते थे परिवारवाद, वो भी अपने दलों में सब शामिल कर दिया। गारंटी तो सब इनके दल में शामिल हो गई। अब गारंटी बची का? जवाब अब इनकी दिक्कत ये होती है, बीजेपी की सोच की दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता। क्या जवाब होता है पता है? हम तो यहाँ पे धर्म की राजनीति को बढ़ावा देंगे। शहजाद जवाब दे रहे। शहजाद कमिंग डिबेट। शहजाद देने की बात भाई। प्रदीप जी, जनता जो प्रदीप जी, हास्यास्पद स्थिति है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं अनुराग, जवाब दे रहे हैं वो। जवाब शहजाद लाइन में रोजगार मिल गया। वाह रोजगार, ये रोजगार 5 किलो। हास्यास्पद स्थिति ये है प्रदीप जी, अब 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगाएंगे। लेकिन अनुराग जी सुनना चाहिए, जनता चाहती है, सुनिए भी, बोलिए मत, तब से बोल रहे हैं आप। स्टॉप, फुल स्टॉप लगाइए, गाड़ी को ब्रेक लगाइए, सुनिए। और स्वाभिमान से जीता है, उसे रोजगार दे दो। वो 5 किलो चावल 5 किलो नहीं बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, पढ़ा लेगा, बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है प्रदीप जी, रोजगार नहीं दोगे। हाँ प्रदीप जी, स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जिन्होंने, प्रदीप जी अब ये ज्यादा मुझे लगता है कि अब ऐसे निरंतर बोलते जाएंगे। आपने नॉन स्टॉप जो है, नॉन स्टॉप जिस तरीके से चलती है आपकी गाड़ी में, ब्रेक नहीं है। और जो ब्रेक नहीं होती जिस गाड़ी में, वो गाड़ी जो होती है उसमें वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरा निवेदन है, रुक जाइए, ब्रेक लगाइए। शहजाद पुनेवाला, अतीकुर रहमान। ठीक है, अनुराग भदौरिया ने अपनी बात रखी, शहजाद पुनेवाला जवाब दें। शहजाद। प्रदीप जी, हास्यास्पद डिवाइड करने की कोशिश। प्रदीप जी, हास्यास्पद स्थिति ये है कि उनको आपके लकीरों की चिंता है, पर जिन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक फकीरी पर उतार दिया है, वो पार्टी आज उनको चिरकुट और धोखेबाज कहकर गठबंधन करती है और उनके मैनिफेस्टो के गुनगुनाती है। तो बताता हूं मैं आपको, बेरोजगारी 18% थी उत्तर प्रदेश में, आज 2.5% है। जो कांग्रेस ने बड़े बड़े 30 लाख के वादे आज किए हैं जॉब्स के, उन्होंने 1 लाख सरकारी जॉब्स का वादा हिमाचल में किया था, कितने जॉब्स दे दिए पहले उसका तो गिनाइए। 2 करोड़ नौकरी का आंकड़ा मैंने इसी शो पर आपको दिया है, और आप ही नहीं, आलोक शर्मा भी भाग गए छोड़कर इस शो को, परंतु छोड़ देते इस विषय को। आज मैं पूछ रहा था महंगाई की बात, 10% से ज्यादा बेरोजगारी महंगाई दर रहा था यूपीए के कालखंड में, और आज 6 रुपया डीजल हिमाचल में बढ़ा है। तो बता दीजिए हिमाचल में महंगाई क्यों नहीं कम कर दी? वहां पर तो बिजली के दाम भी बढ़ा दिए आपने। आप बात करते हैं किसानों की, मान्यवर किसानों के लिए एमएसपी की बात करने से पहले केरल में एमएसपी का कानून लागू नहीं है, वहां पर किसानों के लिए एमएसपी लागू कर दीजिए ना। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो बोला था कि हम किसान के लिए वहां से ही एमएसपी देंगे, वहां पर नहीं लागू किया। परंतु मुद्दा क्या है, देखिए इनके खुद के सांसद ने एक बार कहा था बीजेपी आ जाएगी तो यूसीसी लागू होगा, 4 शादी करने नहीं मिलेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 3 तलाक के कानून का विरोध किया। ये वो लोग हैं जो यूसीसी का, जो संविधान में कांग्रेस के लोगों ने डाला था, उसका विरोध करते हैं। और यही कांग्रेस जब संविधान के यूसीसी को गोवा में लागू करती है तब तो ठीक होता है, और कहीं और पर लागू हो जाए तो उसका विरोध करने लग जाते हैं। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देखिए इन्होंने कहा बहुसंख्यकवाद, अरे भाई इन्होंने तो कुछ दिन पहले बहुसंख्यकों को मिटाने की बात की, सनातन समाप्ति की बात तो किसने की? डीएमके ने की ना। हम शक्ति के खिलाफ है, राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म धोखा है समाजवादी पार्टी ने कहा, आरजेडी ने कहा पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस। तो आज इन्होंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। जो अभी तक बयानों के माध्यम से देख रहे थे वो शब्दों में डाला है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। अब इनका असली चेहरा खुलकर सामने ना आए। वशिष्ठ जी और ए.के. वाजपेयी जी और अनुराग जी के पास आ रहा हूं। वशिष्ठ जी आप शांत है, मेरा सीधा क्वेश्चन है, क्या आप जब कहते हैं कि पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है कि आप ट्रिपल तलाक जो इस वक्त असंवैधानिक है, क्या? आ रहा हूं अतीकुर रहमान जी आपके पास, मुझे पता अभी तक नहीं आया हूं। वशिष्ठ जी और ए.के. वाजपेयी जी को दिखाइए, फिर मैं अनुराग भदौरिया मेरे मित्र के पास और अतीकुर रहमान जी के पास आ रहा हूं। मेरा सवाल है वशिष्ठ जी, क्या आप पर्सनल लॉ को जब कहते हैं रिप्रोटेक्शन की, क्या ट्रिपल तलाक को वापस लाना चाहते हैं जैसा 2019 में राहुल गांधी ने वादा किया था? मतलब क्या है मुझे समझाइए, और बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है मुझे समझाइए। व्हाट डू यू मीन जब आप मैनिफेस्टो में इसको लिखते हैं?
अनुराग जी फोन पे नहीं इसका आंसर मिलेगा। अनुराग जी गूगल पे नहीं आंसर मिलेगा, गूगल पे नहीं। प्रदीप जी गूगल पे नहीं। प्रदीप जी आप मेरे को बोलने का मौका दिया है तो मेरे को बोलने का, और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। हाँ बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता प्रदीप जी, मेरा एक सभ्य तरीका है जी। बोलिए। देखिए अरना मैं ज्यादा, जब आप मेरे को कहेंगे कि आप रहने दीजिए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। बोलिए वशिष्ठ जी। आपने पूरे मैनिफेस्टो में हमने जो भी बात की, आप पूरे मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है आपने ये सब जो चीजें चलाई हैं कि मुस्लिम, हमने अल्पसंख्यक की बात करी है, अल्पसंख्यक में सब है, मुस्लिम अल्पसंख्यक, पारसी अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक, सबके बारे में बात की है। आप जो कह रहे हैं ये सब चीजें भारत के संविधान के अनुसार और लोगों के साथ रिफॉर्म्स की बात की है। हमने कहा कि हम लोगों के जीवन में, चाहे वो माइनॉरिटी के जीवन में बदलाव की बात हो, तो हम उसके बारे में एक डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन कर चेंजेस लाएंगे। रिफॉर्म होते अच्छाई के लिए। आप सब जो बातें करना चाह रहे, कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना सीखा है। भारत की आजादी के बाद हमें अमृत, आप प्रदीप जी, मैं अपना नहीं, मैं आपके साथ ही हूं, मैं थोड़ा क्लियर चाह रहा हूं बात के। मैं पूछ रहा हूं कि जब मेरा छोटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है और एक वाजपेयी और वशिष्ठ जी आएंगे, वशिष्ठ जी पहले आ रहे हैं। वशिष्ठ जी, जब आप कह रहे हैं कि आप पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कानूनों को बचाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या? और जब आप कहते हैं बचाने से मतलब क्या? और अल्पसंख्यकों को भी पोशाक की स्वतंत्रता हो, क्या मतलब है इसका? क्या हिजाब को आप, क्या इसका मतलब है हिजाब को आप कंपलसरी करेंगे? अगर हिजाब किसी को पहनना है कॉलेज स्कूल के अंदर, उसको कंपलसरी करेंगे, मतलब क्या? मुझे समझाइए। अल्पसंख्यक नहीं, आप अल्पसंख्यक ड्रेस को केवल एक धर्म की क्यों मान रहे हो? हर धर्म की अल्पसंख्यक ड्रेसेस हैं, किन्नौर की अलग ड्रेसेस है, मणिपुर में अलग है, आपके यहाँ इतनी ट्राइब्स की अलग है कि उन सब लोगों को जैसे वो रहना चाहे कि उनकी ड्रेस पर कोई आपत्ति ना हो। गर्ल्स स्कूल में वो सब लोग ड्रेस में रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप क्यों गुमराह कर रहा हूं मैं? एक वाजपेयी जी ताल ठोक के कर रहे हैं। जी ताल ठोक के कह दिया है कि देश में जिसकी जितनी जनगणना होगी, जिसके हालात देखकर हम चेंजेस लाएंगे। 50% रिजर्वेशन को क्रॉस नहीं कर सकते आप संवैधानिक रूप से। वो हो के सब हो सकती है, हो सकती है। ना एक वाजपेयी जी, एक वाजपेयी जी, आई एम शॉक्ड। एक वाजपेयी जी, 50% रिजर्वेशन की स्लैब को चेंज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर है। मैं अचंभित हूं कि सत्ता में आने के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी क्या मुसलमानों को, क्या क्रिश्चियन को, क्या हिंदू को अपनी पोशाक पहनने का हक नहीं है? फिर ये कौन से हक की बात हो रही है? एक वाजपेयी जी, मुझे कुछ इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है। देखिए आप प्रदीप जी, ये लोग कांग्रेस वाले जब सत्ता में थे तो ये, एक सेकेंड सुनो, ये कांग्रेस वाले जब थे सत्ता में तब इन्होंने साहबानों का केस किया था ना, और ये इंदिरा साहनी का कॉन्स्टिट्यूशनल 9 जजेस का जजमेंट है, उसमें सीलिंग उन्होंने लगाई है। उस सीलिंग को कैसे तोड़ने की कांग्रेस बात कर सकती है? और अभी मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसमें एक क्लॉज इन्होंने दी है कि माइनॉरिटीज़ के अपीजमेंट के लिए उनको अलग से बैंक क्रेडिट लोन देगा। देखिए तुष्टिकरण की तो पराकाष्ठा है इनकी। देखिए माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन तो हो सकता है, लेकिन माइनॉरिटी की अपीजमेंट नहीं हो सकती है। तो ये अपीजमेंट करने वोट के चक्कर में जो तुष्टिकरण की बात करते हैं वो सर्वथा संविधान के खिलाफ है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप तुष्टिकरण के नाम पे प्रोटेक्शन की जामा नहीं ओढ़ सकते हैं। मौका देना। बोलिए। इसी ये बैठे हैं अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं, जब इनके अखिलेश यादव, अनुराग भदौरिया एक वाजपेयी अंदर डिबेट आ रहा हूं। शहजाद, हम जो भी करेंगे भारतीय संविधान में प्रावधानों के हिसाब से करेंगे। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं मैं। अर्जिकुर रहमान जी, मुझे पता है आप काफी, अतुरिकुर जी मैं आपको इंटरप्रेट समय दूंगा, निश्चिंत रहिए। पर पहले अनुराग भदौरिया एक वाजपेयी कमिंग डायरेक्ट अटैक। अनुराग भदौरिया, अभी अल्पसंख्यकों के पास पोशाक का अधिकार, पोशाक की स्वतंत्रता का अधिकार है, खान पान की स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषा की स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत कानून जो है संविधान के ऊपर नहीं है, तो क्या व्यक्तिगत कानूनों को संविधान के ऊपर लाएंगे? तो वापस से पूछ रहा हूं इसका मतलब क्या है? क्या हिजाब ओवर किताब, क्या ट्रिपल तलाक जो है, जो अभी इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इस्लामिक कंट्री में भी प्रैक्टिस नहीं होता, उसको लाएंगे? करेंगे क्या? को मानकर नहीं, अब मैं बोल लूं। एक वाजपेयी, अनुराग भदौरिया पे शहजाद आ रहा हूं मैं आपके पास हो रही, इसीलिए मैं चिंता।
आपकी सुनिए आपकी चिंता देख के मुझे भी चिंता हो रही, इसलिए मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब रोजगार क्या क्या दे दिया। भैया यहाँ तो आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि 83% युवा इस देश में बेरोजगार है और आप चर्चा करने को तैयार नहीं है। आपके सामने युवा छात्र रास्ते पे धरना देता है तो कौन छात्र तो ये बाउंड्री बनवाई थी उन्होंने, शमशान घाट की बाउंड्री बनवाई थी खास तौर से। सुनो मेरी बात सुनो, युवा हिंदुस्तानी युवा बेरोजगार युवा आत्महत्या करता है, इस देश के अंदर में डिग्री जला देता है, ये चिंता की बात है और इस चिंता से मुझे चिंता हो रही है। आपको चिंता हो रही है नहीं हो रही है? मुझे वाजपेयी जी चिंता चाहिए कि हमारा छात्र देखिए चिंता इस बात की है कि जब ये सरकार में आते हैं तो ये तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं तो भैया और धर्म के नाम पे फैसले लिया करते हैं। ये पीछे खड़ा होता है। एक छात्र ये तो बोलना ही नहीं देते। 2 लाख रुपया मिनिमम खर्च करता है जब गांव से शहर में आके रहता है और जब उसका पर्चा कैंसिल हो जाता है फिर वो 2 लाख रुपए इनको बोलने दीजिए ना, ये बोलते बंद करेंगे तो कभी नहीं बंद होते। अनुराग जी की आदत है, वो रुकते नहीं है। धर्म की राजनीति में है, इनका बंद करना पड़ेगा। लेके आइए। अरे सुनो, उनकी गाड़ी नहीं रुक पाती कभी। जी सुनोगे तो सही, आप सिर्फ सुनिए तो सही, तुष्टीकरण से जीता ही नहीं हो सकती। खाली 20% के वोटों के लिए जो आप फैसले लेते हो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब समय बदल गया है, अब तो सबका साथ सबका विकास की बात करनी पड़ेगी आपको। जब आप पावर में आते हैं, अरे दिमाग में रहता है हिंदू मुस्लिम, अरे बोलते रहो क्या होगा इससे? आपको समझना पड़ेगा। आपके दिमाग करप्शन में डूबे हुए लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए एक एक करके ये 2 बातें जो हैं विपक्ष को आगे नहीं आने दे रही। जी ए.के. वाजपेयी जी मैं सहमत हूँ आपसे। ए.के. वाजपेयी जी मैं सहमत हूँ आपसे। ए.के. वाजपेयी जी आज मैं आपके साथ सहमत हूँ। आपके जैसे सीनियर एडवोकेट से मैं कभी सहमत कम ही होता हूँ। शहजाद पूनेवाला और अनुराग भदौरिया। शहजाद मैं प्रदीप जी, शहजाद मैं स्पेसिफिक शहजाद आज मेरी एक शहजाद हाँ प्रदीप जी, आज मेरी एक केवल लाइटर नोट पे एक राय है कि काश आज अनुराग भदौरिया कांग्रेस दफ्तर में होते तो खड़गे जी को ये नहीं बोलना पड़ता तालियां बजाओ, कम से कम अनुराग भदौरिया ताली बजाते, क्योंकि कांग्रेसियों को भी पता है कि इनका मैनिफेस्टो झूठा पत्र है, धोखा पत्र है, तो तालियां नहीं बजा रहे थे जब तक कि खड़गे जी ने मांगा कि भाई तालियां तो बजा दो, क्योंकि उनको पता है कि न्याय नाम की स्कीम निकाली थी, 72,000 देने की बात की थी, 1 लाख अभी बोल रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने अपनी 3 सरकारों में 72,000 रुपए दिए, बता दीजिए प्रदीप जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोला और लगातार डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे भी डिस्टर्ब करना नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लगातार डिस्टर्ब करेंगे। अनुराग जी रुक जाइए। शहजाद और वशिष्ठ जी और अतीकुर रहमान इसके जज इस प्रकार की डिबेट नहीं करेगी। नहीं शहजाद और वशिष्ठ जी, शहजाद पहले और फिर वशिष्ठ जी। शहजाद की गारंटी क्या? पहले शहजाद, सब एक के ऊपर एक मत बोलिए, रुक जाइए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे स्क्रीन को चेंज किया जाए, शहजाद और वशिष्ठ जी को दिखाया जाए। शहजाद और वशिष्ठ जी, अनुराग जी आ रहा हूं। शहजाद और वशिष्ठ जी, अभी देखिए मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी ये कोई चर्चा अच्छी चर्चा नहीं होगी अगर इस प्रकार से ये केवल यहां पर आकर डिबेट को डिरेल करेंगे। अभी वशिष्ठ जी ने 2 बातें रखी, मैं दोनों बातों पर उनसे स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 50% के कैप को हम तोड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के। भाई इंदिरा साहनी जजमेंट जब आया और 50% का कैप लगा तो लंबे समय तक आपकी सरकार थी, 10 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी ना, आपने तभी क्यों नहीं कर दिया? और आज जब मौका मिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो आपने रेवंत रेड्डी को बनाया जिन्होंने ओबीसी समाज को गालियां दी। हमने मोहन यादव को बनाया ना, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं ना। आपके प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन है जरा बताइए? और आपने कास्ट सर्वे कराया है ना कर्नाटका में, वहां पर क्यों अपोज करते उसको रिलीज करने में? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं रिलीज करवाया? राजस्थान में क्यों नहीं? और हिमाचल में क्यों नहीं करवा दिया जी? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना, इन्होंने मॉब लिंचिंग की बात 10 सेकंड को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप आइए। 10 सेकंड कंप्लीट करिए। 10 सेकंड शहजाद कंप्लीट करें, फिर वशिष्ठ जी अनइंटरप्टेड 30 सेकंड। एक तो प्रदीप जी, बोलिए। एक तो प्रदीप जी मेरा आपसे ये करवद निवेदन है कि देखिए वशिष्ठ जी अच्छी तरह से बातें सुन रहे हैं, हम भी बातें रख रहे हैं, हमारे वकील साहब भी रख रहे हैं, अतीकुर रहमान भी रख रहे हैं। कायदे से उन लोगों को बुलाइए जो अपनी अपनी बारी में बहुत ईमानदारी से बात रख सके। ऐसे डिबेट डिरेल करने वाले हुड़दंगियों को समाज ने और जनता ने भी निपटाया है चुनावों से, और वो डिबेट में भी उनको निपटा रहे हैं। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप समझ गए बिना नाम लिए, तो ये आपको शुभकामनाएं। अब सुन लीजिए, अभी मॉब और जिनका नाम नहीं लिया वो बिलबिला रहे हैं।
नाम नहीं लिया पर वो बिलबिला रहे हैं, नाम लिए बगैर ही बिलबिला रहे हैं। सोचिए आपकी किस प्रकार से चोट लगी। शहजाद जी आपने भी जानबूझ सुनिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब प्रदीप जी मैं बात अपनी पूरी करूं, मैं बिल्कुल बोला क्योंकि मेरे सहयोगी को बात रखने का मौका शहजाद और वशिष्ठ जी को, अनुराग जी शहजाद रिलैक्स प्लीज। शहजाद जी क्या देश देख रहा है, हम ऐसे एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। शहजाद और वशिष्ठ जी को रखिए, फिर अनुराग जी के पास और AK वाजपेयी, सब एक एक करके बोलिए यार प्लीज, किसी की आवाज नहीं आती। शहजाद 10 सेकंड आप अपनी बात कंप्लीट करिए। सुनिए 10 सेकंड मैं अपनी बात रख रहा हूँ, फिर मैं जी से मेरा निवेदन है। अगर हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हमारे LJP के प्रवक्ता वाजपेयी जी अगर अभी कोर्ट में खड़े हो जाए ना तो लाखों रुपए की फीस चार्ज कर सकते हैं। उन्होंने आपके शो के लिए समय निकाला पर उनको एक बात पूरा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि कुछ लोग बिलबिला रहे थे। मैं इस पर घोर आपत्ति बीजेपी की तरफ से प्रकट करता हूं। अब मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। 10 सेकंड। मॉब लिंचिंग की बात की भाई, मॉब लिंचिंग की बात आप कर रहे हैं। मान्यवर हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, सिख नरसंहार, ये सब आपके जमाने में हुए। मुजफ्फरनगर दंगल आपके जमाने में हुए। किसको न्याय दिलाया आपने तो जगदीश टाइटलर को पार्टी में रखा हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी कहती थी कि राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लो, भारत रत्न वापस लेने के लिए रेजोल्यूशन पारित किया दिल्ली। अब वशिष्ठ जी और AK वाजपेयी जी आएंगे। अब इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए जी। अब वशिष्ठ जी और AK वाजपेयी जी आएंगे, वशिष्ठ जी अनइंटरप्टेड बोलेंगे और AK वाजपेयी जी, और फिर मैं अतिकुर जी के पास पूरे नया अतिकुर जी को मैं पूरा समय दूंगा और अनुराग को भी पूरा समय दूंगा। वशिष्ठ जी और AK वाजपेयी जी, वशिष्ठ जी स्पेसिफिक वाजपेयी जी को जी मिलना चाहिए। प्रदीप जी आज का जो हमारा न्याय पत्र आया है, जो राहुल जी ने लोगों से जन से बात करके बनाया है, उन्होंने जब ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी और मणिपुर से लेके मुंबई तक करी, तो उस सब को जब कर रहे थे देखा कि पहली बार है कि देश का प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा था और प्रधानमंत्री को समय नहीं था। इसीलिए हमने ये बात रखी है कि हर व्यक्ति को न्याय करने की हम बात करेंगे कि इस देश के साथ ऐसा हो रहा है कि मोदी की गारंटी तो छोड़ो, वारंटी के लायक भी नहीं रही है ये सरकार कि आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए गारंटी तो मोदी की चल ही नहीं सकती। इस देश के प्रधानमंत्री के ये हालात है कि वो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता कहते हैं और मणिपुर तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए आज ये जो न्याय पत्र है ये हमारा नहीं है, ये लोगों का ठीक है बताई गई बातों से तैयार किया न्याय पत्र और ट्रिपल तलाक में बताइए क्या यूसीसी और ट्रिपल तलाक। मैं आपको कंप्लीट करिए फिर मेरे को AK वाजपेयी जी के पास संविधान के अनुसार संभव है। मैं क्या कह रहा हूं, यूसीसी हो या कोई भी विषय हो, हम भारत के लोगों के पास जाएंगे, डिस्कशन करेंगे, संविधान में सब चीजों को चर्चा करके ही करने का AK वाजपेयी चर्चा का रास्ता ही लोकतंत्र है। इसीलिए हमने AK वाजपेयी जी और वशिष्ठ जी को अब AK वाजपेयी जी बोलेंगे, फिर मेरे को अनुराग और अतिकुर के पास आना है। AK वाजपेयी जी की रक्षा की लड़ाई है, इसलिए हमने अपने व्यक्ति विषय को आपने अपनी बात रख ली, पर आपने मेरा जवाब नहीं दिया। यूसीसी और ट्रिपल तलाक पे आप नहीं बोल पाए क्योंकि अभी बहुसंख्यकवाद पे आप नहीं बोल पाए। पर ठीक है, मेरे को AK वाजपेयी मैंने कह दिया ट्रिपल तलाक हो या वो अब बात खत्म हो चुकी। आप उसमें नहीं जाइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हो चुका, जो कोर्ट ने कह चुका, हम कह रहे हैं किसी को तंग नहीं करेंगे। AK वाजपेयी तंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब मेरे को अतिकुर जी के पास देंगे किसी, ठीक है, अब AK वाजपेयी को बोलने दीजिए। देखिए प्रदीप जी, AK वाजपेयी को प्रदीप जी ऐसा है कि अभी प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि तंग नहीं करेंगे। इन्होंने तो यहां तक तंग किया था कि लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करते थे ये लोग। आपको पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा। इनके एक नेता थे संजय गांधी ने क्या डायरेक्शन निकलवा दी कि चाहे कोई युवा है चाहे कोई भी है। एक सेकंड प्लीज सुनिए, उनको सुनने दीजिए। नहीं वाजपेयी जी उनको बोलने दीजिए, वो पूरी डिबेट में नहीं, उनको नहीं यहाँ पे से कल नहीं करेंगे। ऑडियो कम करिए, सिर्फ ऑडियो इस वक्त AK वाजपेयी जी का अब होगा, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास आना चाहता हूँ मैं। नहीं, सिर्फ AK वाजपेयी का ऑडियो रखिए आप। संजय गांधी की माता जी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनसे उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जो भी एम्प्लॉय जो है 5 नसबंदियां करा के केस ला के नहीं देगा 1 महीने में, उसकी नौकरी छोड़ देंगे। तो पुलिस वाले जबरदस्ती नसबंदियां किया करते थे, भूले नहीं है वो दिन, हमने देखे हैं। सिखों का नरसंहार किया इन्होंने, हजारों सिखों का
कत्लेआम किया इन लोगों ने, पत्रकारों को जेल में डाला है। इनके कांग्रेस के दाग इतने काले लगे हुए इनके दामन पे, ये न्याय की बात कर रहे हैं। जब ये सत्ता में आते हैं भ्रष्टाचार, पूरा गले तक भ्रष्टाचार और अन्याय, अन्याय हर कौम पे अन्याय। गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था, क्या हुआ गरीबों को? बेचारे गरीबों को मरवाना शुरू, उनकी झुग्गियां तोड़वा दी इन लोगों ने। अब मैं क्या बताऊं इन लोगों की, इन पे कोई विश्वास करने बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये आज भी तुष्टीकरण की लहर पे चल रहे हैं और बहुसंख्यकवाद, आपने सही सवाल उठाया, क्या है ये बहुसंख्यकवाद के विरोध करते हैं, शुरू से करते रहे। और ये तुष्टीकरण 20% वोट चाहिए इनको, 20% अतीकुर रहमान जी, आज भी इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा जी, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है आज भी साफ जी कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बैंक से कर्जा अलग से मिला करेगा। ये लिखा है, अगर ये दिखा दे कि कहीं मुस्लिम लिखा है तो मैं क्या बात करते हैं आज? पढ़ लीजिए, करता हूँ, क्लॉज 5 दिखाएं हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? क्लॉज 5 पढ़िए, ये लिखा देखो, क्या क्लॉज 5 पढ़ रहे, क्लॉज 5 पढ़िए, क्लॉज 5 पढ़ रहे के वाजपेयी, क्लॉज 5 पढ़ रहे के वाजपेयी, एजुकेट कर मेरे ए के वाजपेयी जी, पढ़िए पढ़िए, फिर मेरे को अतीकुर रहमान और अनुराग के पास आना। वन सेकंड, इज रीडिंग इट, मैं निकाल रहा हूँ, वन से निकाल रहे, ए के वाजपेयी निकाल रहे, ए के वाजपेयी मैं निकाल रहा हूँ, ये से आ गया, ये ए के वाजपेयी, यस वन सेकंड, यस ए के वाजपेयी, ए के वाजपेयी, यस कोई नहीं, वन सेकंड, यस ए के वाजपेयी, ये आ गया, क्लोज 5 मैं निकाल रहा हूँ, पढ़िए ए के वाजपेयी, वन सेकंड, मैं ऑन एयर ए के वाजपेयी, मैं आ रहा हूँ एक के वाजपेयी, मैं बस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक जब तक एक के वाजपेयी जी आप निकालिए, तब तक मैं अतीकुर रहमान के पास आना चाहता हूँ, तब तक अतीकुर रहमान के पास और फिर अनुराग जी के पास आऊंगा। अतीकुर रहमान जी, क्या आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी, मिल गया, yes, clause 5, the economic empowerment of the minority is a necessary step for India to release its full potential. We will ensure that the banks will provide institutional credit to without discrimination. रामविलास पासवान मैं क्या कह रहा हूँ, ये किसको कर रहे हो? माइनॉरिटीज का क्या मतलब? माइनॉरिटीज का क्या मतलब है बताइए आप? आपकी पॉलिसी क्या होती है अपीजमेंट का? अपीजमेंट किसको कहते हैं? इसी को अपीजमेंट कहते हैं, यही वर्ड में यूज कर रहा हूं। अतीकुर रहमान कमिंग इन द डिबेट नाउ, उसके बाद अनुराग और शहजाद। आई हैव 5-6 मिनट्स इन द डिबेट, प्लीज अतीकुर रहमान हैज टू बी गिवन अनइंटरप्टेड टाइम। शहजाद मैं अनुराग और के बाद आपके पास आऊंगा, यू विल हैव द लास्ट वर्ड। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं इसीलिए कह रहा था आप सज्जन व्यक्ति कहां? अरे आप गाजा की सिर्फ बात कर ले, फॉरेन पॉलिसी में पूछ रहे सवाल तो क्या है? मुझे अतीकुर रहमान जी, क्या आप मानेंगे, मेरा सिर्फ मेरे को अतीकुर रहमान जी को दिखाइए, फिर मैं अनुराग जी के पास आ रहा हूं और शहजाद जी के पास आ रहा हूं। दिस इज हाउ आई विल गो अबाउट इट। अतीकुर जी, क्या आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मुस्लिम्स को जो स्कॉलरशिप मिली है यूपीए सरकार से ज्यादा मिली है? क्या आप मानेंगे इस बात को कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जितनी मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां जिनको एनरोलमेंट हुआ है वो यूपीए सरकार से ज्यादा हुआ है? क्या आप मानेंगे बात कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर मुस्लिम महिलाओं का जो एनरोलमेंट है इस सरकार में पिछली सरकार से ज्यादा हुआ है? क्या आप मानेंगे इस बात को कि 2014 तक 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, अब वो बढ़ के 10.5% हो चुके हैं और किसी भी सरकारी स्कीम के अंदर भेदभाव नहीं हुआ है? भले वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात हो गई जो 53% पहले था, अब बढ़ के 71% से ऊपर मुस्लिम हाउस होल्ड्स के अंदर पहुंच चुका है। तो वेलफेयर बेनिफिट्स की बात करूं, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं, टॉयलेट्स की बात करूं, हर चीज में तो मुसलमानों को बराबर का हक मिल रहा है, इनफैक्ट बेटर देन यूपीए। तो फिर दिक्कत कहां है? अतीकुर जी, गो अहेड प्लीज, अनइंटरप्टेड अतीकुर रहमान। आज का मुसलमान ये मानता है जी कि कोई भी मैनिफेस्टो उस बात पर बेस होना चाहिए जहां पर देश की तरक्की हो, क्योंकि देश की तरक्की में भी समुदायों की तरक्की होगी। हम इस नैरेटिव की जाल में अब नहीं फंसेंगे कि मुसलमानों की तरक्की में या किसी एक समुदाय की तरक्की में देश की तरक्की छुपी हुई है। नो, तो ये सारी पार्टी वाले पहले जान लें कि इस तरह से रिझाने की कोशिश किसी को ना की जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसके मैनिफेस्टो से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और प्रदीप जी आपने जो सवाल उठाया है कि भाई ये तमाम स्कीम्स के अंदर मुसलमानों को कहां भेदभाव का सामना करना पड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमको एश्योरेंस दिया था, जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर का हमको एश्योरेंस दिया था, उस संविधान का गला क्यों घोटा जा रहा है?
एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को बीजेपी ने क्यों चैलेंज कर रखा है? आखिर माइनॉरिटी आप मुसलमानों को मानने को तैयार क्यों नहीं है? आपके और शहजाद पूनावाला कई डिबेट पे कह चुके हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है बल्कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। तो ये संवैधानिक तो नहीं हुआ। संविधान जब हमको डिस्क्राइब कर रहा है कि मुस्लिम्स हैव अ माइनॉरिटी राइट टू अपहेल्ड देयर इंस्टीट्यूशंस, देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर, देयर रिलीजन, जब आप माइनॉरिटी स्टेटस देने को ही तैयार नहीं है तो आखिर मुसलमान अपनी माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन कैसे करेंगे? हमको मैनिफेस्टो से कुछ लेना देना नहीं है। हम अपीसमेंट नहीं चाहते हैं, हम देश की तरक्की चाहते हैं और माइनॉरिटी राइट्स जो हमारा भारत का संविधान हमको एश्योर करता है उसको इंटैक्ट देखना चाहते हैं। शहजाद, you have to respond to this and Anurag Bhadoria will have the last word. शहजाद, quick response. शहजाद, इनसे बोलिए कि इन्होंने कहा कि संविधान के तहत हमारे माइनॉरिटी राइट सुरक्षित किए जाए, तो इसी संविधान ने तो यूसीसी की बात की है ना, तो इस यूसीसी को मानते हो कि नहीं मानते हो? इसी संविधान के तहत बनी हुई सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रणाली ने, अरे भाई बोल रहा हूं ना, बीच में मत बोल, अरे भाई बोल रहा हूं अभी, बीच में आप टोका टाकी मत, मैं उसी पे बोल रहा हूं भाई साहब, बोल इसी पे एएमयू पे बोल रहा हूं। अरे भाई अतीकुर रहमान जी, ठीक है अतीकुर रहमान जी बोल रहा हूं ना, अरे भाई आप बीच में मत बोलिए पर, हाँ एएमयू पे बोल रहा हूं। अब बताता हूं, एएमयू पे आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संविधान के तहत SC/ST रिजर्वेशन नहीं होता। अब बताइए वहां पे SC/ST रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप जय भीम जय भीम करते हो ना, पूछिए जय भीम जय भीम वालों से कि क्यों नहीं होता। जब 370 को टेम्परेरी बोला गया था तो 370 टेम्परेरी था, उसको हटा दिया गया तो उसका विरोध क्यों किया? अब बोलिए, वो 370 ने समाज को, SC/ST समाज को अपना अधिकार से वंचित रखा, उससे विरोध किया। बताइए अब एएमयू में क्या SC/ST रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए नहीं होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? अब देखा अंबेडकर जी के संविधान को अब तुरंत भूल जाएंगे ये लोग। शहजाद पूनावाला विद अ वेरी वेरी फायरी काउंटर देयर। मैं अनुराग भदौरिया, मेरे को दिखाइए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिबेट। अनुराग, अगर मैंने बोला जय श्री राम, अनुराग और सिर्फ मैं और अनुराग दिखेंगे टुवर्ड्स लास्ट 40 सेकंड्स द डिबेट, लास्ट 30 सेकंड द डिबेट, सिर्फ मेरे को और अनुराग को दिखाइए लास्ट 30 सेकंड द डिबेट। अनुराग मुझे बताइए, अनुराग जी, अगर मैंने बोला जय श्री राम, क्या ये बहुसंख्यकवाद है? देखिए झूठ, अब मेरी बात पूरी हो जाए। जय श्री राम बहुसंख्यकवाद, आगे पीछे दरिया चलता है। सुनिए मेरी बात बोलने दो यार, मेरी बात बोलने दो, आप अपना एजेंडा बाद में चला लेना। मैंने कहा कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासे मारे जाएंगे। वो झूठ इतने सलीके से बोल रहा था, भरोसा ना करता तो क्या करता? हम सब हिंदुस्तानी है ना, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने लंबी लंबी बातें बोली और हमारे साथी जो वकील साहब है उनकी फीस भी लाखों रुपए कमा लेते एक घंटे में। प्रभु, लाखों रुपए हर जगह पैसा, डिबेट में भी कितना कमा लेते, ये भी बात आ गई। अनुराग जी, माने दिमाग में पैसा 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 पैसा। अनुराग जी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप तक पहुंचा विदाउट नेम्ड, पैसा नहीं कमा सकते। शहजाद क्या आए थे क्या? जवाब नहीं, मेरे पास समय नहीं है। सही आ रहा, पैसा मिल रहा था हर जगह पैसा। अरे देखिए 10 सेकंड, देखिए जिनकी जनता के मुद्दों की बात कर, मेरे पास समय नहीं है। जिनकी फितरत टोटी चोरी करके नहीं है, जिनकी फितरत टोटी चोरी करके भागने की है, वो वकीलों द्वारा कमाई गई अपने अधिकार के पैसों का विरोधी करेंगे। जिन्होंने सरकारी बंगले से शहजाद वंडरफुल डिबेट, शहजाद पूनावाला, एक्सीलेंट डिबेट देयर, अनुराग भदौरिया, AK वाजपेयी जी, वशिष्ठ जी और अतीकुर रहमान जी। दोस्तों, अगर मैंने बोला जय श्री राम, ये बहुसंख्यकवाद नहीं है, उसको उतना ही अधिकार है जितने बाकी किसी धार्मिक नारे को। सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि जब अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सबको संविधान के आधार पर अधिकार है, तो अलग से इसको मैनिफेस्टो में लिखना क्या बैकडोर तुष्टीकरण नहीं है? ये सवाल देश की जनता का। मेरे साथ ताल ठोके पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Z News।